नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या देखेंगे? प्रायद्वीपीय भारत का पठार देखेंगे। और आप इसमें देख पाएंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका तात्पर्य क्या है। जो पठार है ना वो भी क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अर्थात ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हमने आपको जो पढ़ाया था हिमालय पर्वत का निर्माण या उत्सर्जन या उत्पत्ति, तब आपको बताया था कि उसमें ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और ये वाला है जो आपका ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। ये वाला अंगारा लैंड का हिस्सा था। यहाँ था 33 सागर, यहाँ था 33 सागर। उस सागर में नदियों ने जमा करके क्या है, हिमालय का निर्माण किया था। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो क्या है आप देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार भाग 1 में आप देखें तो पाएंगे कि प्रायद्वीपीय का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है, भूभाग के ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात हमने पहले बताया था आपको महाद्वीप, प्रायद्वीप और आपका द्वीप बताए थे। प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र होता है, यहाँ देखें आप तो पाएंगे ऐसा क्षेत्र होता है, प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जिसके तीनों ओर क्या है, पानी हो। यहाँ भी पानी, ठीक है, और यहाँ भी पानी हो, ठीक है, और यहाँ भी पानी हो। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, प्रायद्वीप कहलाता है जिसके तीनों ओर पानी हो। अगर यही देखें आप तो पाएंगे, जैसे एक बार डायग्राम लेते हैं हम दूसरा, जैसे भारत का ये लेते हैं, भारत का मैप लेते हैं, इसमें ये लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखें हम तो इसके तीनों ओर पानी। इधर देखेंगे तो अरब सागर मिलेगा आपको, इधर देखेंगे तो अरब सागर मिलेगा आपको, ठीक है। और यहां देखेंगे तो आपको हिंद महासागर नजर आएगा, हिंद महासागर नजर आएगा, ठीक है, हिंद महासागर, क्योंकि ये महासागर है, बड़ा सागर है, ठीक है, हिंद महासागर। और यहां देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी नजर आएगी आपको, बंगाल की खाड़ी नजर आएगी, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है, खाड़ी भी एक समुद्र है, सागर है, और ये भी सागर है। ये तीनों ओर से हमारा प्रायद्वीपीय भारत घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का बड़ा मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और उस पर क्या है, एक उठी हुई आकृति है, उठी हुई आकृति है। उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। बात समझ में आई? पहले हमने आपको बता चुके हैं कि द्वीप और महाद्वीप और प्रायद्वीप, ये हम सारी चीजें आपको बता चुके थे। जिसके तीनों ओर पानी हो, तीनों ओर पानी हो, तीनों ओर पानी हो, प्रायद्वीप। जिसके चारों ओर पानी हो, चारों ओर पानी हो, बड़ा भूखंड, पृथ्वी का बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, वो महाद्वीप होता है। और ऐसा पृथ्वी का यह स्तर भूखंड, छोटा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, टापू जैसा हो, छोटा छोटा सा हो, वो क्या कहलाता है अपने आप में, और द्वीप कहलाता है। बात समझ में आई होगी जो हम कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे यहां पर महासागर, मतलब महासागरों से घिरा हुआ है भूभाग, ऐसे भूभाग क्षेत्र को महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप कहते हैं उसको। प्रायद्वीपीय भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि इधर देखेंगे आपको अरेबियन सी है, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ आपका अरेबियन सी है पश्चिम में, ठीक है। पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लू ब्लू पानी है, ये हिंद महासागर है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं, ठीक है। ये तो प्रायद्वीप है ही हमारा,
ये जो भाग है ये प्रायद्वीप है हमारा, ठीक है। और ये थोड़ा उठा हुआ है और उठे हुए भाग को हम पठार कहते हैं, इसीलिए इसका नामकरण प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया है। आगे देखेंगे तो पाएंगे आप प्रायद्वीपीय भारत पर पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटी नहीं है, ठीक है। पर्वत की तरह ऊंची चोटी नहीं होती, किंतु यहाँ चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। यहाँ पर क्या है, एक टेबल जैसी होती है, ये वाला जो भाग है ये आपका पठार कहलाएगा, ठीक है। पठार है तो चट्टानों का, ये भी चट्टान है, लेकिन यहाँ पर क्या चोटी नहीं है, यहाँ चोटी नहीं है, केवल एक पठार समतल है, इसीलिए पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। हमने पहले बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो गोंडवाना क्रम का ही एक भाग है, अर्थात ये जो हिस्सा है आप देखेंगे, यहाँ देखें आप, तो मैं कोशिश करूंगा आपको, ये मान लो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप से ही ये हमारा जो भारत है टूट के यहाँ से ऐसे चला आगे, ठीक है, ऐसे चला आगे, ऐसे चला आगे, और ये आगे कहाँ टकरा गया, आपका यूरेशियन प्लेट से टकराया, और ये प्रायद्वीपीय भाग जो है ये अफ्रीकन भाग है, ठीक है, अफ्रीका का ही एक भाग है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आगे देखो प्रायद्वीपीय जो भारत का जो हमने बताया आपको, उसके तीन और पानी कौन कौन सा, अरेबियन सी है, हिंद महासागर है नीचे, आगे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इतनी समझने की बात थी, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ देखें आप तो पाएंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली, पूर्व में राजमहल, पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब आप देखें यहाँ पर अरावली पर्वत है, आपको दिखाई दे रहा हो, शायद नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखेंगे, ये अरावली आपका क्षेत्र है, अरावली पर्वत है, ठीक है। ये अरावली पर्वत है आपका, लंबा लंबा है, गुजरात से लेके आपका कहाँ तक है, गुजरात से लेके आपका दिल्ली तक पड़ता है ये, ठीक है। लेकिन जिसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो राजस्थान में, ठीक है। कहां पर, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में ये आपका पठार, ये पठारी भाग है ये वाला, इसका उत्तर पश्चिम ये होगा, ये अरावली में, ठीक है। पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व में। और आगे देखिए दक्षिण में क्या है, यहाँ कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी ये दक्षिण में है, ये पार्ट। ये तीनों ओर से जो हमने बताई है, तीनों इसके तिकोना है ना, तिकोना है, इसलिए तीनों का हमने बताया। उत्तर पश्चिम में क्या है, आपका अरावली पर्वत है, उत्तर पूर्व में आपका देखेंगे तो राजमहल पहाड़ियां, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। यही ये बताने का प्रयास किया है। मेघालय में शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। जब हमने आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था तो बताया था कि जो हिमालय का भाग है, ठीक है, यहां से देखें, ठीक, ये आपका हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, ठीक है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। पूर्व में आप देखें, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर आपका राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां, और इसी का एक हिस्सा निकला हुआ है मेघालय में। ये जो मेघालय वाला पार्ट है ये असम वाला पार्ट है, तो मेघालय में ये जो हिस्सा निकला हुआ है इस राजमहल पहाड़ी का ही भाग है। और इसी पार्ट को आगे चल के क्या है, उन्हें नदियों के द्वारा काटा छाटा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। आगे देखें आपको तो असम में भी 2 पहाड़ियां पाई जाती है, रेगमा और मिखिल। रेगमा और मिखिल जो पहाड़ियां हैं वो असम में पाई जाती है। किसका भाग, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही वो भाग है, ठीक है ना। आगे समझे तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये शिलोंग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही, शिलोंग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही
ठीक है। राज्य में पहाड़ियों का ही पूर्वी दिशा की ओर विस्तार है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसी का विस्तार है, यहाँ पर शिलोंग पठार और असम में जो आपकी पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है। यहाँ देखें आप, तो जो भाग है आपका, इसका जो हिस्सा है ये देखें आप, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये वाला, इसका जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला जो पार्ट है, आप देखें तो ये इसका जो पार्ट है, इसका जो ढलान होगा ना, जो ढलान है इसका, इससे जो नदियां निकलेंगी वो उत्तर की ओर निकलती हैं। कैसे निकलती है? उत्तर की ओर निकलती है। कैसे बहती है? उत्तर की ओर बहती है। इसका मतलब इसका ढलान कैसा है? उत्तर की ओर है। किसकी तरफ है? उत्तर की ओर, उत्तरी छोर की ओर है, मतलब आगे की ओर है, ठीक है ना। आप आगे देखिए क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से नदियां बहती तो हिमालय की ओर बहती, 33 सागर में गिरती, तो इसका भाग क्या है? उत्तर की ओर है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे तो आप पाएंगे, ठीक है, इसका का ढाल जो उत्तरी तरफ है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है, मतलब गंगा में नदियां गिरती हैं। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियां उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। पठारी भाग से आपकी देखो नदियां निकलती हैं, चंबल, बेतवा, सोन नदियां, और ये कहां पर बह जाती हैं? आपकी गंगा में जाके मिलती हैं। यही कारण है कि जो गंगा का बेसिन है वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है। हिमालय के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी वहां पर अपना जल लेकर पहुंचती हैं। यही खूबसूरती है भारत की। इसीलिए भारत में गंगा जो वो है, जो नदी जोड़ो परियोजना बनाई गई, जिस कारण से क्या हुआ है, हमें सिंचाई के साधन बढ़े हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ है। एक जब बांध बनाया जाता है, एक डैम बनाया जाता है, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना बुलाया जाता है, वह बहुउद्देशीय परियोजना बुलाया जाता है, जिसके कारण वहां से कई सारी चीजों का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे बताएंगे क्या क्या होता है। आगे देखिए आप, ठीक है, यमुना नदी मिल जाती है, तो कौन कौन नदी मिलती है? चंबल और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे, यमुना में मिल जाती है चंबल और बेतवा। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ मिलती है? जब गंगा बेसिन पढ़ाएंगे आपको, नदी बेसिन पढ़ाएंगे, तब से ये सारी चीजें आपको बताएंगे, अभी तो खाली घट लीजिए। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सोनपुर मेला लगता है, ठीक है, पटना में। आगे देखिए, यमुना नदी इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ मिलती है? आपका इलाहाबाद में मिलती है। देखिए आप आगे, तो अगर नदी तंत्र देखें हम, जैसे ये नदी है हमारी गंगा, ठीक है, तो यहां से नदी निकलती है चंबल, बेतवा, तो ये नदियां इटावा में जाके यमुना जी में मिल जाती हैं, ठीक है। यमुना जी में, ये यमुना जी में मिल जाती है, ठीक है। एक नदी और है, यमुना जी मिल जाती है, और यमुना जी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। आज का जो प्रयागराज है उसे इलाहाबाद कहते थे। वहीं से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, यहाँ से एक नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और एक नदी निकलती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में, ठीक है। ये किस कारण से? क्योंकि प्रायद्वीप भारत का जो भाग है वो उत्तर की ओर उसका ढलान है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यमुना नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में जाके। चलिए देखें आगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाहित हुआ है। पहले हम बता चुके हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो टूटकर किधर बह रहा है? उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है? उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है, ठीक है, ऐसे प्रवाहित है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। कहां से? अफ्रीका से टूट के भगा है ये, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही 33 सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मूलधार पर्वतों का निर्माण हुआ। हम बता चुके कि यहाँ से ये प्लेट अलग थी और ये आपका दक्कन का पठार था,
इसकी नदियां ऐसे जा रही थी उत्तर की ओर और इसकी दक्षिण की ओर आ रही थी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इन नदियों का जो प्रवाह था वो नीचे की ओर था और इनका ऊपर की ओर था। दक्षिण की तरफ इनका उत्तरी तरफ, इनका दक्षिणी तरफ। तो मलबा आया और यहीं से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, यही कारण हमने बताया था। प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है। प्रायद्वीपीय भारत जो है अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है। क्या है, अभी रुक नहीं रहा है। और इसी कारण क्या है, हिमालय अभी युवा बना हुआ है, किशोर अवस्था में बढ़ रहा है। उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई है जो अभी भी बढ़ रही है। हमारे गृह क्षेत्र बोला जाता है अभी भी लंबा है होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप क्यों नहीं आते, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक प्लेट है। ठीक है, अपने आप में ये क्या है, खुद भूखंड है। और इसकी जो आगे की जो चोट निकली हुई है ये खुद उसमें घुसी जा रही है। किसमें, यूरेशियन प्लेट में। यहाँ यूरेशियन प्लेट में इसका ये क्या है, अपना मार्ग बना रही है, जिस कारण क्या है हिमालय पर्वत और ऊंचा होता जा रहा है। भाई दो चीजों को जब आप मिलाते जाओगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, आज भी आगे देखें आप, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को विवर्तनिक कहते हैं। पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे, पृथ्वी के अंदर हलचल पाई जाती है कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्या, लावा पाया जाता है। आगे प्लेट में दिखाएं आपको तो देखेंगे आप कि ऐसे दो प्लेट हैं। ठीक, और ऐसे भी एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट एक स्थलीय प्लेट होती है, एक सागरीय प्लेट होती है। मान लो ये सागरीय प्लेट है, ये सागरीय और ये क्या है, स्थलीय प्लेट है। ठीक है, स्थलीय प्लेट हल्की होती है और सागरीय प्लेट आपकी क्या है, वो भारी होती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो यहाँ मैग्मा भरा होता है, यहाँ पर क्या गर्म होती है। ये चट्टाने यहाँ पर गर्म हो जाते हैं, गर्म होके ऊपर की ओर इनका लावा निकलता है, ऊपर की ओर इनका मलबा निकलता है, ऐसे निकलता है। तो यही मोड़दार चट्टानों का क्या है, जमावड़ा कर देता है। यही मोड़दार पर्वतों को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है ना, यहाँ देखें आप, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियां पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा ये वाला, आप देखेंगे प्रायद्वीपीय जो भारत का जो भाग है, अभी मिटाऊं उसको, डिजिटल की इस दुनिया में हम नए हैं, इसलिए क्या है, थोड़ी सी समस्या हो जाती कभी कभी। हमने हमेशा व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया है और ये ले लिया डिजिटल। और डिजिटल से क्या है, डिजिटल होने में हमको थोड़ा समय लगेगा ना। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियों का स्थित है। हमने पहले बता चुके हैं जो अरावली पहाड़ियां हैं या उत्तरी या उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर कौन सी है, अरावली पहाड़ियां। ठीक है, अरावली पहाड़ियां स्थित है। इसके उत्तरी पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। यही बताया था हमने आपको, उत्तरी पूर्वी हिस्से पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, और नीचे क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक, ये हमने पढ़ाई थी आपको। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। दक्षिणी पठार में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत सारे खनिजों का भंडार है ये आपका दक्षिणी पठार। आगे चले तो पाएंगे आप कि सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या है, जल गिराती है। आप देखें यहाँ पर दो पहाड़ी नजर आएंगी, एक आपका आएगा विंध्य पर्वत, एक सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ देखें आप कि ये मैं बनाता हूं छोटा सा, ये समझिए। तो यहाँ पर है एक विंध्य पहाड़ी। ठीक है, विंध्य पर्वत है
इसको बोलेंगे विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखिए विंध्यन पर्वत। और यहां से एक नदी बहती है, इससे यहां से एक नदी बहती है, एक नदी बहती है, उसका नाम है क्या है, नर्मदा। उसका नाम क्या है, नर्मदा नाम उसका, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। और उसके आप देखें दक्षिण में एक पहाड़ी और है, एक पहाड़ी और है, एक पहाड़ी और है। उस पहाड़ी का नाम क्या है, उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा, सतपुड़ा बोल लो, सतपुड़ा बोल लो, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी है। और ये विंध्यन, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये विंध्यन पर्वत है, ये आपकी नदी है। फिर इसके नीचे, सतपुड़ा के नीचे नदी बहती है, उस नदी का आप देखेंगे, उस नदी का नाम है तापी। क्या नाम है, तापी। तो ये कहना चाह रहे हैं इस तापी सतपुड़ा रेंज से नीचे, सतपुड़ा रेंज से नीचे जो इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो ये सतपुड़ा पहाड़ी है हमारी, ये सतपुड़ा पहाड़ी है, इससे नीचे जो नदियां बहेंगी भारत में वो हमेशा पूर्व की ओर बहेंगी। कहां बहेंगी, पूर्व की ओर बहेंगी। कहां बहेंगी, पूर्व की ओर बहेंगी, ठीक है ना, पूर्व की ओर बहेंगी। क्यों बहेंगी, क्योंकि इसका ढाल क्या है, पूर्व की तरफ है। यही कारण है, यही कारण है कि अपना जल जो है, नदियां हैं, क्या है, सतपुड़ा के बाद ये नदियां जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये नदी गोदावरी, कृष्णा नदी, महानदी, ये सारी नदियां अपना पूर्व की ओर जल गिराती है, पूर्व की ओर जल गिराती है, ठीक है ना, पूर्व की ओर जल गिराती है। आगे देखें आप, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा घाटी, भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में तापी नदी, भ्रंश घाटी। अब देखो भ्रंश घाटी क्या क्या होता है, यहाँ देखो लिख भी रहा है, फिर आपको बताता हूं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम में सिरे पर दो भ्रंश घाटियां हैं, दो भ्रंश घाटियां, जिनमें से एक भ्रंश घाटी सतपुड़ा के उत्तर में और दूसरा आपका सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नीचे दसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं। यहाँ आप मैप में देखें तो पाएंगे जो भ्रंश घाटी होती क्या है, जैसे दो पर्वत हैं, ठीक है, इन पर्वतों के बीच में क्या है, कोई भाग आपका ऐसे करके दशक गया है, ठीक है, ऐसे कोई भाग दशक गया है, मतलब नीचे घिस गया है। तो चट्टानों में जब ये नदी बहेगी ना, यहाँ से जब नदी कोई बहती है, नदी काटती जाती है, चट्टानों काटती जाती है, काटती जाती है, तो आप देखेंगे ऐसा आपको पर्वतों में दिखाई देता है, मतलब ये कट रही हैं। तो ऐसी तीन नदियां, इस प्रकार की तीन नदियां हमारे भारत में पाई जाती हैं जो खाड़ियों में बहती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे, तो दो नदी तो पूर्व की ओर बहती है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। हमने बताया आपको ये विंध्यन पर्वत है एक यहाँ पे, ठीक है। इसके विंध्यन पर्वत के नीचे, विंध्यन पर्वत के नीचे एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। तो ये घाटी बनाती है, कैसी घाटी, हमने बताया ऐसी घाटी बनाती है, इस घाटी में ये नर्मदा नदी बहती है। इसके नीचे एक पर्वत है, उसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के नीचे नदी बहती है, ठीक है, नदी टेढ़ी बहती है हमेशा, तो इस नदी का नाम है तापी, इस नदी का नाम है तापी। ये भी क्या है, अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। दो तो हो गई पश्चिम की तरफ, यही पश्चिम की तरफ बह रही है, ये भी पश्चिम की तरफ बह रही है। एक नदी और है जो पूर्व की ओर बहती है, उसका नाम है दामोदर नदी, ठीक है। क्या नाम है उसका, दामोदर नदी, ठीक है। तो तीन नदियां ऐसी हैं, दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो तीन नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन सी, आपका एक नर्मदा, एक आपकी तापी और एक दामोदर। ये नदियां क्या है आपकी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है ना। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। धसे हुए भाग को अवतलित क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं, मतलब जो भाग धस गया, मान लो पर्वत था, ऐसे करके एक समय ऐसा आया कि इसमें ऐसे खाई बन गई, ठीक है, ऐसे खाई बन गई, तो इसके धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है ना, भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ से एक नदियां बह रही है, नर्मदा, और ये तापी है, भ्रंश घाटी बह रही है,
ठीक है, और ये दामोदर है, यहाँ से आपकी ये बहेगी आपकी, ठीक है, दामोदर नदी। आगे चले तो आप देखेंगे, पाएंगे कि सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। बता चुके हैं कि ये मान लो सतपुड़ा है आपका, सतपुड़ा ये रेंज है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, ये वाली आपकी नर्मदा नदी है, ठीक। इस नर्मदा नदी क्या है, ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक, नर्मदा नदी। ये विंध्यन पर्वत है, यहाँ नर्मदा नदी बह रही है, ये सतपुड़ा है, यहाँ तापी नदी बह रही है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, इसीलिए इस तापी भ्रंश घाटी कहते हैं, इसीलिए इसको तापी भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की ओर है, किधर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर है, और पश्चिम में क्या है, अरब सी, आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। नदियां, ठीक है, यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामने ढाल के विपरीत पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक है। कैसी बहती है, पश्चिम की दिशा में बहती है, क्योंकि ये घाटी में बहती है। अगर ढाल के अनुसार बहेंगी तो पूर्व की ओर चली जाएंगी, लेकिन ये घाटी बनी हुई है ना, तो इसीलिए ये उल्टी बहती है। नर्मदा और तापी नदियां खंबात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में, गुजरात में पड़ती है खंबाती खाड़ी, आप देखेंगे तो ये खंबाती खाड़ी है, चलो यहाँ बनाए थे, आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है जो खंबाती खाड़ी पड़ेगा आपका, खंबात की खाड़ी, और ये वाला आपका पड़ेगा, ये वाला भाग है जो, ये वाला दोबारा बनाता हूं आपके लिए, ये खंबात है आपकी, ये खंबात है, खंबात, और ये आपकी कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। तो खंबाती खाड़ी किस में पड़ती है, अरब सागर में, कहां पर, अरब सागर में, अरब सागर में पड़ेगी। इस अरब सागर में अपना जल गिराती है कौन सी नदियां, नर्मदा और आपकी तापी नदियां, तापी नदियां, और ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, खंबाती खाड़ी में, कहां गिरती है, खंबाती खाड़ी, ठीक है। आगे देखें, तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल के काडावम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जो कि पूर्वी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तापी नदी है, ये तापी नदी है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी अपनी भैंस घाटी में बहती तापी नदी। यहाँ से लेकर आप देखेंगे केरल तक, कहा केरल की काडावम पहाड़ियां हैं, कहां पर है, ये दक्षिण तक। तो यहाँ तक ये जो पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे कि ऐसे देखें आप, ठीक है, तो ये नदी आपकी बह के आ रही है, कौन सी, तापी नदी, ठीक है, तापी नदी बह के आ रही है, तापी नदी। इस तापी नदी से आप देखें, तापी नदी से देखें दक्षिण तक, ठीक है, ऐसे दक्षिण तक देखेंगे आप तो एक पर्वत पाया जाता है, उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट का पर्वत। कौन सा बोलते हैं, पश्चिमी घाट का पर्वत। और ये कहां तक है, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियों को, ठीक है, इलायची की पहाड़ियों को बोलते हैं, ठीक। आगे देखें तो आप देखेंगे, आप देखें पूर्वी घाट, ठीक है। वहीं आप देखें यहां तो जब पर्वत आ जाता है, यहां तो ये पर्वत आ जाता है तो ये जाता है, फिर आपका यहां से शुरुआत होता है और ये आपका वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो यहां तक क्या कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। अर्थात पश्चिम में जो पठार का ढलान है पीछे वाला, उसको पश्चिम घाट, और पूर्व में जो घाट है, पूर्व में जो घाट है वो आपका कहलाता है पूर्वी घाट। तो इसको कहेंगे पश्चिमी घाट, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं ईस्टर्न घाट, और सॉरी इसको बोलेंगे ईस्टर्न घाट, इसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। आगे देखिए तो आप पाएंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं। ये देखोगे आप यहां पर कि जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है,
और ये पूर्वी घाट है, ये लिखा हुआ है। ये जहां मिल जाती है, वैसे तो ये यही मिल जाता है, गांठ जो मिल रही है ये यहाँ मिलती है, ठीक है, यहाँ मिलती है, लेकिन इसके नीचे भी कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, आपस में मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो नीलगिरी पर्वत आपका देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये है नीलगिरी पर्वत आपका, ये है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको देखो पर्वत आपका लाल लाल दिखाई दे रहा है, वो यही मिल रहा है, ठीक है, यहीं पर है नीलगिरी का पर्वत, और ये गांठ है। यहाँ से बहुत सारी चोटियां पर्वत निकलेंगे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। पश्चिमी घाट जो है ना, ये यहाँ तो घाट मिल गई, इन दोनों पे मिलने पर नीलगिरी पहाड़ी बन रही है, लेकिन इसका जो पश्चिमी घाट है, ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट, ये दक्षिण तक विस्तार है, इसका दक्षिण तक विस्तार है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई पहाड़ी और काड़ामोम की पहाड़ी से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो पहाड़ी बनती है, अन्नामलाई पहाड़ी और काड़ामोम की पहाड़ी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी काड़ामोम पहाड़ी या इलाची पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके आप दक्षिण में जाएंगे, ठीक है। नीलगिरी जो आपका दोनों घाटों का मिलन है उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। और नीलगिरी पर्वत के नीचे आप जाएं, जब केरल के साइड होके जाएंगे तमिलनाडु तक, तो आप पाएंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है नीलगिरी पर्वत से भी नीचे है, जहां पर इसी पर्वत के विस्तार को, पश्चिमी घाट के विस्तार को काड़ामोम की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी बोलते हैं। काड़ामोम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। आप देखें यहाँ पर नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, ठीक है। नीलगिरी जो पर्वत है उसका विस्तार कहां पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। जो नीलगिरी घाट है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है उसका? आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल में पाया जाता है। और वहीं आप देखें, जब कर्नाटक में खत्म हो जाती है नीलगिरी पहाड़ी, तो एक हिस्सा इसका केरल में आता है। केरल के दक्षिण में भी क्या है, केरल के साइड से पश्चिम साइड में ये आपका अन्नामलाई और दक्षिण की पहाड़ी, जो सॉरी काड़ामोम की पहाड़ी काड़ामोम की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है ना। ये बताना चाह रहे थे। आगे देखें, आप देखेंगे इतना विस्तार देखा आपको। अब देखिए अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वत देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर क्या है? अरावली पर्वत है। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ठीक है, ये वाला, इसके उत्तरी पश्चिमी हिस्से में क्या है आपका, क्या पाया जा रहा है? अरावली पर्वत पाया जा रहा है, ठीक है, अरावली पर्वत पाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर, ठीक है, अरावली पर्वत पाया जाता है। इस अरावली पर्वत को देखेंगे, सिरे पर अरावली पर्वत विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली की तरफ मैनू टीला के पास तक विस्तृत है। जो ये अरावली का पहाड़ है, अरावली का जो पहाड़ है, ये गुजरात से स्टार्ट होता है। कहां से? गुजरात से स्टार्ट होता है और आपका राजस्थान और दिल्ली तक जाता है, ठीक है। कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 800 किलोमीटर लंबाई है। किसकी? अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में। जैसे ही आप यहाँ से कोटा से आप देखेंगे, पीछे जाएंगे, जैसे स्टार्ट किया तो आप मथुरा से एंट्री करें या उधर से करें, आगरा से करें, तो धौलपुर साइड से स्टार्ट करोगे तो आप पाओगे कि आपका थोड़ा सा आगे जाने पर आपको क्या पहाड़ियां नजर आएंगी। ये पहाड़ी क्या है? अरावली पर्वत का ही भाग है। रायसीना डायलॉग हिल जो दिल्ली में होता है वो क्या है? वो अरावली का ही हिस्सा है, ठीक है ना। आगे देखें, अरावली पर्वत दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण में गुजरात में जो पहाड़ियां हैं इनको जरगा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली के रिज नाम से जाना जाता है। इस दिल्ली में जब ये दिल्ली आए थे तो इसको नाम दिया जाता है, कौन सा नाम दिया जाता है? रिज। क्या है? रिज नाम दिया जाता है, ठीक है।
आगे देखेंगे आप पाएंगे कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली जो पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु। और गुरु का क्या है? शिखर। शिखर भी होती है चोटी। तो गुरु की चोटी आप इस समय मान लीजिए कि ये क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। यह राजस्थान के माउंट आबू के समीप स्थित है। कहां पर है? माउंट आबू में स्थित है। ये गुरु शिखर चोटी जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में ही स्थित है। कहां पर है? माउंट आबू में ही स्थित है। वहां देखें आप, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। क्यों है? यही बात समझने की है कि अरावली जो पर्वत है, ये हमने आपको देखा दक्षिण का जो पठार है, इसके उत्तर में ही आपको क्या पाया जा रहा है? उत्तर पश्चिम में अरावली पाया जा रहा है। क्यों है? क्योंकि ये दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये जो पर्वत है अरावली, ये भी क्या है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ये उसी का उठा हुआ भाग है। ठीक है। इसीलिए क्या है? ये सबसे प्राचीन पर्वत है। और अब इसकी क्या ही अपनी आयु को पूरी कर चुका है। कहीं कहीं ये काट छाट दिया गया है। ठीक है। आप देखोगे तो बड़ी स्थिति इसकी खराब है और बड़ा इस पर दोहन हो रहा है। सरकार ने इस पर क्या है? अभी रोक लगाई है। कट छट गया है, दूर दूर से कट छट गया है। ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? आपको पाया जाता है क्या? ये सबसे पुराना प्राचीन पहाड़ कहलाता है। ठीक, यही देखें आप। ठीक है। दिलवाड़ा, और यही पर सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है। यही देखें आप कि जो बनास नदी है यहां से निकलती है और यहां से नदी आती है चंबल, इसको चंबल बोलते हैं, चंबल। ठीक है। और ये है बनास नदी, बनास नदी। और बीच में पड़ता है आपका क्या? बीच में पड़ता है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पड़ता है। इस अरावली पर्वत को इधर से उधर काटने वाली नदी का नाम है बनास नदी। और बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की नदी है। और चंबल कहाँ जाके अपना जल गिराती है? ये यमुना में अपना जल गिराती है। और यमुना कहाँ जाके अपना जल गिराती है? यमुना का जल गिराती है गंगा में। ठीक है। गंगा में। और गंगा कहाँ गिराती है? गंगा गिराती है आपका कहाँ जाके? हुबली में। और हुबली गिर जाती है आपकी कहां पर? समुद्र में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ठीक, ये बात है आपकी यहाँ पर। ठीक, पीछे देखें आपको, ये यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन? बनास नदी। ठीक है। अरावली को, जो अरावली पर्वत को काटते हैं उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी है। ठीक, आगे देखें तो आप पाएंगे मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि, ठीक है, ये आपका अरावली पर्वत था। ठीक, जो गुजरात से लेके आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। इसके दक्षिण में एक पर्वत और है, उसका नाम है आपका विंध्य पर्वत। क्या नाम है आपका? उसका नाम क्या है? विंध्य पर्वत। ठीक है। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है। उत्तर में स्थित है। ठीक है। ऐसे समझिए कि जैसे ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और दिल्ली में ये समाप्त होता है। ठीक है ना। इसी के दक्षिण में एक पर्वत और है, उस पर्वत का नाम क्या है? उसका नाम है विंध्यन पर्वत। क्या है? विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत। ठीक है। विंध्यन पर्वत। तो इसके और इसके बीच में एक आकृति पाई जाती है, एक आकृति पाई जाती है। उस आकृति का नाम देखोगे आप तो पाओगे, उस आकृति का नाम क्या है? मालवा का पठार।
आप देखोगे इसके बीच में एक आकृति पाई जाती है मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार मतलब आपका अरावली के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में, ठीक है, विंध्य पर्वत के उत्तर में, ठीक है, क्या पाया जाता है? मालवा का पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मालवा का पठार पाया जाता है। देखें आप तो पाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये मालवा का पठार है, ये वाला भाग है जो मालवा का पठार है, क्योंकि यहाँ अरावली पाया जाता है, अरावली, और यहाँ पाया जाएगा आपका विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत पाया जाएगा। इसी के बीच में क्या है? ये मालवा का पठार है, ये वाला, ठीक है। वही देखें, मालवा पठार का विस्तार अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच, कहने का मतलब ये है, ये आपका अरावली है, ये विंध्य में, इसके बीच में क्या है? मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है, मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है। ये मालवा जो पठार है, मालवा पठार जो है, इसका जो ढाल है वो कैसा है? उत्तर की ओर है, उसका ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है, ऐसे उत्तर की ओर है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, काली, सिंध नदियां उत्तर की ओर दिशा में प्रवाहित होती है। आ गया समझ में? जो मालवा पठार है उसका जो झुकाव है, मान लो मालवा का पठार है ऐसे करके, तो इसका जो उत्तर में इसका ढाल है, किधर है? उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में है। तो ये जो चंबल, बेतवा, सिंध जो नदियां हैं, इसीलिए उत्तर में बहती है, इसीलिए उत्तर में बहती है, ठीक। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, ज्वालामुखी की जो निकला हुआ लावा है वहीं से हुआ है। और ज्वालामुखी क्या होता है? तो वो देखें आप कि ऐसे यहां देखें आप पाएंगे ऐसे करके दो, एक भूखंड है, एक भूखंड है, एक भूखंड है, और यहां से क्या है आपका? नीचे क्या है? लावा है, आग बढ़ रही है, मतलब ऐसे जब लोहा गर्म होता है ना, मुलायम होता है, यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर लावा बना हुआ है, यहाँ पर लावा हुआ है, बना हुआ है। और जब लावा गर्म हो जाता है तो गर्म होके क्या है? ऐसे ऐसे करके बहता हुआ ऊपर जाता है, ऊपर जाके ऐसे फूटता है, ऐसे फूटता है, तो वो क्या है? ऐसे बहता है, गर्म ढीला होता है ना, मतलब मुलायम होता है, तरल होता है, ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, ऐसे बोला, और ऊपर जाके बन जाता है आपका क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक ऐसी संरचना बन जाती है, आप देखेंगे ये ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो कहीं कहीं आज भी जो इन क्रस्टों में जो इसका ये जो पार्ट है, जो ऐसे करके जब लावा बहता है तो यहाँ पर क्या ढलान बन जाता है, इनमें बहुत सारी झीलें पाई जाती है, ठीक है। तो जमीन से लावा ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, निकलते निकलते ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, और कभी कभी बहुत जोर से फूट जाता है, फूट जाता है तो आप सोचो बाष्पीकरण बहुत तेज होता है और राख के छल्ले उड़ते हैं, गोले से उड़ते हैं, दूर दूर तक, दूर दूर तक क्या है? लोगों को हटा दिया जाता है, ठीक है। हमारे भारत में भी दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, आपका एक नारकोंडम है और एक बैरिंग द्वीप है, ठीक है, वहां पर ये बैरिंग ज्वालामुखी पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखें, माला पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? जिसके कारण, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी के कारण क्या है? जो मिट्टी निकली है, जलकर निकली है, तो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। माला पठार से मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदी भी निकलती है, ठीक। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने माला पठार को अपर्दित कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर घाटी नुमा आकृति पाई जाती है, ठीक। अब देखो, आपने फिल्म देखी है 5 सिख तोमर, नहीं देखी है तो देखना जरूर कभी, सच्चे देशभक्ति की कहानी है, बहुत अच्छा उन्होंने इसमें प्रदर्शन किया है। इरफान खान है, इरफान पठान है, ठीक है, उन्होंने उस पर काम किया है। आप देखो ये मालवा का पठार है, ठीक है। अब क्या ये उत्तर की ओर ढलान है इसका, ठीक है। तो इन नदियों ने क्या किया है? यहां से बहते हुए इसको ऐसे काटा है, ऐसे काटा, कुछ का ऐसे ढलान है, ठीक है,
लेकिन ज्यादातर इसका उत्तर को ढलान इसने ऐसे काटा है कि नदियों की जो गांठ है ना, मतलब ये है गांठ, तो कुछ नदियां ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे, तो ये क्या है, अपर्दन कर दिया है, अपर्दन कर दिया है। आप देख नहीं पाओगे। आप जब आप चंबल की तरफ चले गए ना, अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति खड़ा कराए तो मिट्टी के टापू पाएंगे, रास्ता यहाँ से, कभी ऐसे, यहाँ से। इन नदियों ने क्या है, अपना मार्ग खुद बना लिया, कभी यहाँ से मिट्टी लेके आई, कभी यहाँ ला दी, यहाँ से लाई तो यहाँ खड़ी कर दी, यहाँ से लाई तो यहाँ खड़ी कर दी। तो इतना घनघोर तरीके से अपराधित किया है इस मालवा के पठार को कि आपको यहाँ पर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो डाकू थे चंबल के, इसको अपना संरक्षण क्षेत्र मानते हैं। आज भी पाए जाते हैं लेकिन इतने नहीं, आज ही पाए जाते हैं लेकिन इतने नहीं है, ठीक है। यही देखें आप कि चंबल तथा उसकी सहायक नदियां ने माला पठार को अपरदित करके बीहड़ों में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपर्दन को अवनालिका अपर्दन कहते हैं, खड्ड अपर्दन या नाली अपर्दन कहते हैं। पेपर में आएगा मालवा के पठार पर कैसा अपर्दन है, तो अवनालिका अपर्दन है, ठीक है। कैसा अपर्दन है, अवनालिका अपर्दन है, ऐसे अवनालिका अपर्दन है। पता नहीं कहां से कौन सी नदी कैसे बह रही है, ठीक है। इन्होंने क्या काट छाट कर दी अपनी यार। अब यहीं से देखे आप, आगरा साइड से लेकर आपको इटावा, आगरा जैसे शुरू करोगे धौलपुर साइड में, तो ये आपको अपर्दन दिखाई दे जाएगा बहुत सारी चीजों में। बात समझ में आ रही है? यही देखें आप, तो अवनालिका अपर्दन और आपका खड्ड अपर्दन और नाली अपर्दन किससे कहा जाता है, आपका मालवा पठार में पाया जाता है। बात समझ में आई? इन्हीं मालवा पठार में क्या है, कपासी मिट्टी पाई जाती है। कपासी मतलब ज्वालामुखी से निकली हुई मिट्टी, जो कपास के लिए आपको ज्यादा उपयोगी होती है। चलिए दोस्तों, आज का यही तक हमारा साथ था, ठीक है। यही मालवा पठार तक हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। निश्चिंत रहिए, पूरी दमखम और मेहनत के साथ आपको अच्छी और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास आपकी सफलता में कुछ सहायक हो सके, ऐसी उम्मीद के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा इससे कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं है कि हम किसी लालच बस ये काम कर रहे हो। अपना अच्छा रोजगार है, अपना सब कुछ ठीक है, काम चलता रहता है, अपनी रोजी रोटी तो कहीं नहीं जाती। तो आपको क्या है, हमारे पास जो ज्ञान था उसको हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे क्या है, शायद किसी को उपयोग में आ जाए, ठीक है, उपयोग में आ जाए। हमने बस इतना ही ठाना है कि जो हमारी पहचान थी उसको थोड़ा मांझना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, ठीक है। उसको क्या है, थोड़ा रगड़ रगड़ के हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं कि लोग भी हमें जाने कि हमारे अंदर ही पहले नॉलेज थी, ठीक है। वो हमने किसी बस आपको क्या सोशल मीडिया के माध्यम से पेश नहीं कर पाए। हम समय के साथ पिछड़ गए। कैसे पिछड़ गए? क्योंकि तकनीकी ज्ञान में हमको ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जिन्होंने तकनीकी को सही समय पर उपयोग कर लिया, चाहे वो ज्ञान में कम है, वो आज सर्वोपरि है और वो मान्य भी है, ठीक है। समय के साथ जो चलता है वो बहुत आगे जाता है, उस समय से पिछड़ के चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। इसीलिए जो भी अभिभावक, जो बच्चे छात्र, उनके माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे कहना है कि आप अपडेट होइए। आज यूट्यूब सबका गुरु है, गूगल सबका गुरु है। अगर नहीं आता है, आप पढ़ने में सक्षम नहीं है या समझने में सक्षम नहीं है, तो बच्चों से शुरुआत करें। आप जाएं यूट्यूब पर, फर्स्ट केजी से लेके आप 10th तक की जो किताब है उनका अध्ययन कीजिए, आप बच्चों के साथ हो जाएंगे। आज की दुनिया से जीना सीख जाएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसका मतलब थोड़े ना कि आप धाड़ने लग जाओ, लड़ने लग जाओ, नहीं। बुद्धि विवेक आता है। क्या है? बुद्धि विवेक आता है। उस विवेक के कारण क्या है, आप संसार में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी विचारधारा से परिवर्तन ला सकते हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, एक क्या है, यूनिक है, एक उसकी एक विशेषता है। हो सकता है कोई गाना अच्छा गाता हो सकता है कोई गेट या आपके खिलौने अच्छे बनाता हो सकता है कोई अच्छा नाचता हो सकता है कोई अच्छा पढ़ाता हो सकता है अच्छा कोई पढ़ता हो। तो हर आदमी कुदरत ने एक विशेष योग्यता लेके भेजा है, उस योग्यता को आपको आगे लाने की जरूरत है। बस इतना कहना है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।